माय स्वीट लिटिल फंक्शन फैमिली पोन टीवी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सभी ने अपना लंच कंप्लीट किया। फिर विंग और वांग जी की बचकानी लड़ाई से भी मनोरंजन कर रहे थे। वांग जी विंग के साथ एक बच्चे की तरह था और चिंग वास्तव में इतने सालों बाद वांग जी को इतना खुश देखकर बहुत खुश हुआ। अब वांग जी और विंग बच्चों के साथ मेज पर बैठे हुए थे, जबकि नौकरानी आई और वहां से बर्तन को ले गई। जब वांग जी ने चिंग को संकेत किया कि वह बाहर गया और हाथ में कुछ वापस लेकर आया। चिंग ने वो पैकेट वांग जी को दिया। विंग, जो शुरू से ही उनकी ओर देख रहा था, वांग जी ने उसकी ओर साइड आई से देखते हुए कहा, कौन कौन मोची खाना चाहता है? विंग मन ही मन बहुत खुश था। अपने मन में सोचता है, मोची, प्राचीन मोची बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैं इनका एक बार स्वाद लेना चाहता हूँ। वो वांग जी पर ही नजर लगाए हुए था। वांग जी ने विंग से अपनी नजरें हटाई। युवान ने उस दाव के साथ कहा, मैं खाना चाहता हूँ। एजिन अपने मन में ही सोच रहा था, मुझे हाँ कहना चाहिए या नहीं। तभी वांग जी ने एजिन से मुस्कुराहट के साथ पूछा, एजिन, वो मोची नहीं चाहिए क्या? एजिन अपने मन में ही सोचा, जब पिताजी हंसते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। उसने सिर हिलाकर अपनी सहमत दी कि वो भी मोची खाना चाहता है। वांग जी ने मोची लिया और अपने 2 राजकुमारों को 4-4 मोची दे दिया। हर एक को 2 मिले और फिर उसकी नजर विंग पर गई, जो उसके सामने रखे मोची को देखते हुए लार टपका रहा था। वांग जी ने एक मोची उठाया और विंग को खिलाते हुए बोला, लो अब तुम भी खाओ। विंग ने उसका एक बाइट लिया और बोला, स्वर्ग लग रहा है। फिर उसने उस मोची को खाते हुए वांग जी से बोला, अब मैं अभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं बस खाने के लिए कभी मना नहीं करता। वांग जी हंसा और अपने आप में बोला, ये अभी भी बचकाना है। वांग जी ने उसके गालों पर पिंच करते हुए कहा, मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। विंग स्माइल करते हुए बोला, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, हम दोनों ही दोषी थे, इसलिए आई एम सॉरी। वांग जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी टू। विंग उसने विंग करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। वांग जी को हंसी आ गई। एजिन, जो उन दोनों को देख रहा था, वो अपने मन में सोचा, ये दोनों कितने क्यूट है। वहीं युवान भी हंसते हुए बोला, मुझे भी आइंग जैसी पत्नी चाहिए। वांग जी विंग उसकी ओर देखने लगे और वांग जी ने पूछा, क्या? जबकि चिंग बस अपनी पलकें ही झपकाता रहा। वांग जी अपनी खरगोश जैसी आंखों से युवान को ही देख रहा था, जबकि युवान भी उसे जिज्ञासावश देख रहा था कि उसने अपने फादर को नाराज किया, लेकिन क्यों? विंग ने अपने बेटे और पिता की जोड़ी की ओर देखा और मुश्किल से अपनी हंसी को नियंत्रित किया, लेकिन उसने वांग जी का परीक्षण करने के बारे में सोचा। युवान ने मासूमियत से पूछा, आप गुस्से में क्यों दिख रहे हो फादर? विंग ने भी मुस्कुराकर पूछा, हाँ क्यों? ऐसा तो नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूँ या कुछ और। वांग जी से घूर कर देखा और प्रजोसी लुक के साथ कहा, तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे। विंग के अंदर एक शिवर सी दौड़ गई। उसके अंदर एक मेमोरी फ्लैश हुई। सर्जन, जो एक अनजान की गोद पर लेटा हुआ था, उसने उसके देखते हुए कहा, क्या हो अगर मैं किसी दिन तुम्हें छोड़ दूं? उस अनजान ने कहा, ओ डार्लिंग, तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और की नहीं। उसने सर्जन का जबड़ा पकड़ते हुए कहा। सर्जन में बोलने वाला था कि वैसे मजाक कर रहा है, पर उस इंसान ने बहुत ही हार्डली और पॉजिटिव किस किया। प्रेजेंट में विंग अपने मन में सोचा, उसके बात करने का तरीका और इसके बात करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा क्यों लगता है। तभी वांग जी का इस पर ध्यान गया, पर वांग जी कुछ बोलता उससे पहले चिंग ने कहा, आपको परेशान करने के लिए मुझे क्षमा करें मामिम, किंतु प्रिंस की अकादमी 30 मिनट के भीतर शुरू हो जाएगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप दोनों को अकादमी के लिए निकल जाना चाहिए। एजे ने सिर हिलाकर सहमति दिया। उसने खड़े होते हुए कहा, जरूर सर चिंग। चिंग अपने मन में सोचा, इतना अच्छा व्यवहार करने वाला मुझ जैसे सर्वेंट को भी सर बोल रहा है। वहीं युवा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं
नहीं जाना चाहता आइंग, उसने विंग को गले लगाते हुए कहा। प्लीज मुझे विंग के साथ रहने दो। विंग जैसे हंसी आ गई। वांगजी अपने आप में ही बढ़ाया, आलसी का था। और उसने एक आह भरते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपने पहले भाई जैसे हो। तो फिर विंग ने भी उसकी ओर देखते हुए कहा, और सबसे पहले प्रिंस निश्चित रूप से आपके जैसे हैं, इसलिए मुझे 100% यकीन है आपने भी अपनी क्लास में बंक बहुत किया है और इसीलिए सभी राजकुमारों को कक्षाएं बंक करने की बुरी आदत पड़ गई है। वहीं ये जिन अपने मन में सोचा, मैं तो क्लास से बंक नहीं करता, तो क्या मैं अपने पिता की संतान नहीं हूँ? वही वांगजी इधर उधर देख रहा था और अपने मन में सोच रहा है, लगता है मेरी पोल खुल गई। वांगजी ने युवान और एजिन को अकादमी भेजा, जबकि वांगजी ने विंग के कमरे में कुछ समय के लिए आराम करने की मांग की और विंग ना भी नहीं कह सकता था। तो प्रेजेंट में विंग अपनी पीठ के बल बिस्तर पर लेटा हुआ था। वहीं वांगजी विंग की वहां पर अपनी गर्दन से लिपटा हुआ और उसकी गर्दन पर अपना सिर रखे हुए था। वांगजी विंग की गर्दन को स्मेल करते हुए बोला, तुम्हारी इतनी अच्छी खुशबू क्यों है विंग? वांगजी विंग उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम डॉग हो क्या? वहीं वांगजी उसकी गर्दन पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, जितनी तुम्हारी खुशबू इतनी अच्छी है तो मैं मत क्या कर सकता हूँ? विंग खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने वांगजी की ओर देखते हुए कहा, मुझे गुदगुदी लग रही है। विंग वांगजी की ओर मुड़ा और वांगजी को देखा, जो पहले से ही उसे देख रहा था। विंग का हाथ वांगजी के गालों पर चला गया। धीरे धीरे उसने अपने हाथ से वांगजी के गालों को सहलाया। वांगजी काफी हैरान हुआ, लेकिन उसके शर्मीले गाल लाल चेहरे भाव से ढक गए। विंग अपने आप में बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है वे कैसा दिखता है। वहीं वांगजी जिसने ये सब कुछ सुन लिया और उसकी भौहें तन गई। विंग के सर पे एक फिर मेमोरी फ्लैश हुई। विंग साउजान उस अनजान आदमी से ही बोला, मैं आपका नाम और आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो मुझे अपना चेहरा दिखाओ। वे उस आदमी को मुखौटा उतारने वाला, तभी उस पर्सन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते सानेमन। उसने बहुत ही डार्क और कोल्ड टोन में कहा। साउजान जिसे सिवर से कपकपी सी छूट गई। चेहरा और सुंदरता कोई मायने नहीं रखती अगर हम उसके देखभाल करने वाले के स्वभाव और सुंदर दिल से प्यार में पड़ जाते हैं। और यही बात साउजान के साथ हुई। वह नहीं जानता कि उसका प्रेमी कैसा दिखता है, क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे को एक काले पट्टी या मास्क से ढक लेता है। यह अजीब है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। और वह जब ये अतरंग होते हुए हमेशा विंग की आंखों पर पट्टी बांध देता है। विंग ने पाउट के साथ कहा, बस मुझे बताओ कि क्या तुम सुंदर हो? उस पर्सन ने कहा, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? विंग मुझे सोचने दो। उसने मास्क के ऊपर से उसके होठों को चूम लिया। उस पर्सन की आंखों में उसकी स्माइल साफ नजर आ रही थी। वह विंग भी साउजान भी खिलखिलाकर हंस रहा। प्रेजेंट में वांगजी ने कोल्ड टोन में विंग से कहा, मेरे बगल में लेटे हुए दूसरे अल्फा के बारे में सोच रहे हो? यह एक अच्छी विशेषता का कार्य नहीं है, ओ पत्नी विंग। विंग ने भी व्यंग्यात्मक रूप में ही कहा, मेरे बगल में लेटना और 100 से अधिक पत्नियां रखना, मुझे भी यकीन है यह भी एक अच्छी विशेषता का उदाहरण है। वांगजी हंसा और उसने कहा, मुझे लगता है हम सब में ही कमियां हैं। विंग ने स्माइल के साथ कहा, और उसके मन में एक फिर मेमोरी सी फ्लैश हुई। साउजान दुख होकर मन मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता मैं घिनौना हूँ? मैं एक इंटरसेक्स हूँ आखिरकार। उस पर्सन ने मुस्कुरा कर कहा, जान तुम जैसे हो खुद को वैसे रहने दो, क्योंकि हम सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। प्रेजेंट में विंग अपने मन में सोचा, तुम दोनों एक जैसी बातें क्यों करते हो? विंग ने वांगजी की ओर देखते हुए बोला, मैंने एक बार एक आदमी से प्यार किया था, बिना उसके चेहरे की बनावट को देखे या जाने। वांगजी ने अपनी मुट्ठियां बींच ली। विंग ने जिज्ञासा वसी कहा, अब मुझे आश्चर्य है वह वास्तव में कैसा दिखता है?
वांग जी, उसने ईर्ष्या के साथ कहा। हालांकि वह दिखता कैसा भी, लेकिन मुझे यकीन है वह मेरे जितना सुंदर नहीं होगा। विंग हंसा और बोला, हाँ ये सच है। उसने वांग जी के गालों को सहलाते हुए कहा, तुम एक एंटिक पीस हो। वहीं वांग जी सिर्फ उसकी ओर देख रहा था। विंग वांग जी के करीब आ गया, जबकि वांग जी ने विंग की कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेटे। विंग ने अपनी आंखें बंद करते हुए वांग जी के ओठों पर अपने ओठ रख दिया। वांग जी ने धीरे से विंग के निचले ओठ को सक करना शुरू किया, जबकि विंग ने वांग जी के ऊपरी ओठ को सक किया। दोनों वांग जी के विंग ने दोनों हाथ वांग जी के कपड़े के अंदर कर दिए। उसने वांग जी की खुली हुई चेस्ट को सहलाने लगा। वहीं वांग जी विंग को लापरवाही के साथ किस करने लगा। वांग जी विंग के सभी कपड़े निकालते उसे धीरे धीरे किस भी कर रहा था। वह विंग की वह अपनी हथेली से विंग के फ्लावर को छू रहा था। वहीं विंग उसके स्पर्श से कांप गया। विंग ने अपनी आंखें घुमाई। वहीं वांग जी ने चुंबन को तोड़ा और अपना लिप्स को विंग की गर्दन पर रख दिया। वह लापरवाही से विंग की गर्दन पर किस कर रहा था और उसे सक कर रहा था, जबकि विंग के फ्लावर को अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से रब कर रहा था। विंग हाँ किंग, और उसने अपने पैर थोड़े से फैले कर दिए। वांग जी ने विंग की गर्दन पर लव वाइट बना दिया। विंग ने प्लेजर से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं वांग जी धीरे धीरे विंग को फिंगरिंग करने लगा। विंग को अचानक ही दर्द और प्लेजर एक साथ महसूस हुआ। उसने अपने ही होठों को अपने दांतों से काट लिया और उसने चद्दर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जबकि वांग जी उसे फील नहीं कर रहा था। विंग अपने मन में सोच रहा था, मैं ये क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। वहीं वांग जी विंग की कॉलरबोन को सक किया जा रहा था। विंग ने वांग जी को उसके बालों से पकड़ा और ऊपर किया और उसे किस किया। वांग जी जो विंग को किस कर रहा था अपने मन में सोचा, इसके लिप्स कितने एडिक्टिव हैं। वहीं विंग जो अपने मन में सोच रहा था, मैं इन्हें और ज़्यादा सक करना चाहता हूँ। विंग बहुत तेज से मून किया और वांग जी ने अपनी एक और फिंगर ऐड कर ली। वांग जी के बालों को पकड़ लिया और खुशी और दर्द के आंसू उसके गालों से लुढ़क गए। वांग जी विंग के ऊपर आया और उसने विंग को पूरे जोश में किस किया और उसने अपनी उंगलियां बाहर निकाली और विंग के फ्लावर पर अपने लाइन को रब किया, जिससे उसे और अधिक आनंद महसूस हुआ। वांग जी धीरे धीरे अपने लाइन को विंग के फ्लावर में डाला। जब विंग दर्द में जोर से करा, विंग ने वांग जी की खुली पेट पर अपनी पकड़ मजबूत की और दर्द के कारण उसने अपने नाखून वांग जी के पेट पर गिरा दिए। विंग उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दर्द में कराहते हुए बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है किंग। वांग जी ने विंग की आंखों पर किस किया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, काम डाउन विंग। विंग चुपचाप रोते हुए बोला, मुझे दर्द हो रहा, बाहर निकालो उसे। वांग जी उसे लिटिल किस करते हुए बोला, अगर अब मैं बाहर निकालूंगा तो और भी दर्द करेगा। वांग जी कुछ देर तक हिला ही नहीं। वह विंग को खुश करते हुए उसे सुखदायक शब्द कह रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने उसे मूव करने के लिए कहा और उसने वांग जी को लेकर वांग जी ने धीरे धीरे विंग पर अपना वार करना शुरू किया, जबकि विंग ने वांग जी के कंधों पर जोर जोर से काट लिया। सनसनी बहुत अधिक थी। विंग अपनी कराह को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि कमरा ध्वनि रोधी नहीं है और अगर किसी ने इसे सुना तो ये कितना शर्मनाक होगा। विंग अपने मन में सोच रहा था, बकवास नहीं। वांग जी जोर से बोला, बहुत बढ़िया। विंग जिसे हंसी आई, उसने अपने मन में सोचा, आपने अभी अभी कर्ज किया है महाराज। वांग जी ने विंग को किस किया और बोला, कांट हेल्प। विंग ने भी उसे किस बैक किया।
वांग जी विंग पर बहुत ही फास्ट और हार्ड था, और विंग जो बस मॉर्निंग किया जा रहा था। तो इस तरह से वांग जी और विंग का फर्स्ट सिक्स मिडिल ऑफ द डे हुआ। 1 घंटे बाद विंग भारी सांसें लेते हुए बिस्तर पर लेटा था, जबकि वांग जी भी विंग की गर्दन पर भारी सांसें ले रहा था। विंग ने वांग जी को पकड़ा और उसके कंधे पर मारा, जबकि वांग जी ने विंग की इस कार्रवाई से थोड़ा मुस्कुराया। विंग ने वांग जी की पीठ को सहलाया, जिस पर विंग के नाखून के निशान थे। विंग मुस्कुराया और उसने वांग जी के कंधे को चूम लिया। उसने वांग जी के कान पर फुसफुसाकर कहा, आप एक बहुत अच्छे परफॉर्मर है किंग। वांग जी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई मैम। विंग हंसने लगा। विंग ने भी वांग जी को चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता मैडम शब्द की वजह मैं इम्प्रेस पद का अधिक हकदार हूँ? वांग जी ने बिना सोचे ही कहा, तो फिर चलो शादी कर लेते हैं। विंग उसकी वाइब्स को सहलाते हुए बोला, तुम गंभीर क्यों नहीं हो? वांग जी उसकी तरफ गंभीर भाव से देखते हुए बोला, क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ? विंग ने वांग जी के हाथ पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, स्टॉप इट। वहीं वांग जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उसकी आंखें थोड़ी देर बाद विंग के चेस्ट पे और चली गई। उसने गल्प किया और अपने मन में सोचा, मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं कोई निपल्स चूसने वाला बच्चा तो नहीं हूँ। वांग जी उठकर बैठ गया और विंग को ही देखने लगा। विंग जो उसकी आंखों में बहुत ही स्वर्गीय दिख रहा था। विंग जिसके बाल मिश्रित थे, उसकी आंखें नम थी और आंख की पलकें एक दूसरे से थोड़ी चिपकी हुई थी। उसकी लाल नाक और गुलाबी लाल चमकदार होंठ विंग के कंधे से लेकर उसके कॉलर बोन तक पूरी तरह से खुला हुआ था। सिर्फ उसका अंदरूनी लवादा उसके बड़े निपल्स को ढक रहा था। उसके फूल तक एक सफेद दूधिया जांघें वांग जी को प्रदर्शन हो रही थी। वहीं वांग जी अपनी आंखों से विंग के शरीर को ही देख रहा था। वहीं विंग उसकी ओर देखा और पूछा, आप क्या कर रहे हैं किंग? विंग वांग जी अपने लाल गालों से दूर देखते हुए बोला, कुछ नहीं। विंग उसे चिढ़ाते हुए बोला, क्या आप शर्मीले हैं किंग? वांग जी अभी भी दूसरी ओर देख रहा था, पर उसने कहा नहीं। विंग उठकर बैठ गया और उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी थोड़ा उलझन में था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि विंग ने अपनी बड़ी खुरदरी हथेली उसके निपल्स पर रख ली है। विंग ने बहुत ही मोहक ढंग से कहा, तो आपने मेरे पूरे शरीर के हर हिस्से को छुआ, लेकिन यहाँ नहीं। उसने वांग जी के एडम एप्पल पर किस करते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि मेरे अकेले फूल भी आपके ध्यान के लायक हैं? वहीं वांग जी ने गल्प किया, उसके हाथ कांप रहे थे। वहीं वांग जी की ऐसी हरकत देखकर खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए वांग जी से कहा, आप तो एक छोटे बच्चे जितने शर्मीले हैं। वहीं विंग की ओर देखते हुए वांग जी ने अपना चेहरा हथेली से ढका और कहा, विंग रुको, मुझे टीज मत करो। विंग सम्राट का ऐसा शर्मीला चेहरा देखकर खुद को हंसने से रोक ही नहीं पा रहा। उसे चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। वह कितना प्यारा दिखता है इस शर्मीले अंदाज में, शर्मीले भाव के साथ। विंग बिस्तर पर हाथ मारते हुए हंस रहा था, जबकि वांग जी विंग को देख रहा था। वह विंग की मासूम और प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। यह उसके लिए बहुत नई बात है, किसी को वास्तव में उसके सामने हंसते हुए देखना, खुद होना और सिर्फ सुरुचिपूर्ण और नकली हंसी का अभिनय न करना। वांग जी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप बहुत सुंदर लगते हैं। विंग ने भी उसकी ओर देखकर कहा, आपको भी अधिक मुस्कुराना चाहिए किंग। स्माइल आपके सुंदर चेहरे पर अच्छी लगती है। उसने वांग जी के नाक पर पिंच किया। वांग जी मुस्कुराया तो विंग ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, बहुत सुंदर। वांग जी फिर से मुस्कुराया। विंग और वांग जी एक दूसरे को गले लगाते हुए बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन अब वांग जी के जाने का समय हो गया था। आखिरकार उसे प्रशिक्षण के लिए जाना है
और सैनिक की जांच करनी है और साथ ही उसे तलवारबाजी का अभ्यास भी करना है। लेकिन विंग ने एंगशी को अंदर बुलाया। वह अंदर आई और वांगजी और विंग के सामने झुकी। फिर उसने विंग और वांगजी की ओर देखा जो बिस्तर पर बैठे थे। विंग की हालत देख से पता चल रहा था कि क्या हुआ है। वही वांगजी किस तरह बैठा था, उसका लवादा उसके कंधे पर था। उसके खुले हुए बाल बहुत ही मेसी लग रहे थे और कंधे पर काटने के साफ निशान थे। विंगजी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने अपने मन में सोचा, इन्होंने ऐसा नहीं किया ना। वही विंग मुस्कुराकर एंगशी से कहा, जाओ और स्नान की तैयारी करो। एंगशी झुकी और कमरे के अंदर चली गई। वहीं वांगजी विंग के कंधे पर झुका, उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला, क्या हम साथ में नहीं रह सकते? उसने विंग को उसकी कमर से गले लगाया। विंग कुछ नहीं और उस बोला, परवर्ट। वांगजी ने ड्रामेटिक ढंग से कहा, परवर्ट और मैं? क्या तुम्हें यकीन है कि यह मैं हूँ जो परवर्ट है और तुम नहीं? विंग अपना सिर हिलाते हुए बोला, आप बहुत ड्रामेटिक है किंग। नहाने की तैयारी के बाद वांगजी ने बाथरूम में प्रवेश किया, जबकि दो पुरुष बीटा उसकी मदद करने के लिए आए थे। खैर, पुरुष बीटा ही सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि कोई ओमेगा उसके अल्फा पर गंदी नजर डाले। विंग अपने पैरों के ऊपर पैर करते बिस्तर पर बैठा था। वह बहुत सेक्सी लग रहा था। जब वह अपने पैर के ऊपर पैर करते बैठा था, उसकी दुधिया जांघें दिख रही थी और उसका एक कंधा भी खुला हुआ था और दूसरा कंधा मुश्किल से ढका हुआ था उसके रेशमी काले बाल से। और जब वह अपने बालों पर अपनी उंगली घुमाता तो वह और भी सेक्सी लगता। एंगसी, जो अपनी आंखें बस ब्लिंक कर रही थी और अपने मन में सोच रही थी, ये बहुत सेक्सी लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इन्हें देखने के बाद ओमेगास के लिए भी फीलिंग आ सकती है। तभी विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, एंगशी। हाँ काका। तभी विंग ने कहा, गर्भ निरोधक चाय तैयार करो। एंगशी की आंखें शौक में बड़ी हो गई। तभी विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आगे कोई प्रश्न मत करना। एंगशी अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। कि वहां से जाती विंग ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। वह हमेशा एक बच्चा चाहता है, उसके और वांगजी के जैसा, लेकिन वह डरा हुआ है। उसे दर्द से डरता है, डर लगता है। वह उस स्थिति से डरता है। वह जानता है कि अगर वह कभी गर्भवती हो गया तो सभी कांक्यूवाइन उसके जन्मे बच्चे को मारने के पीछे पड़ जाएंगी और वह इसके लिए भी तैयार नहीं है। विंग को ऐसा लगता है कि वह यहाँ बिना किसी चिंता के रह रहा है, लेकिन वह डरा हुआ है। वह भविष्य में होने वाले रक्तपात से डरता है, जो इस किताब में उसने पढ़ा था। विंग अपने पेट को ही छुआ और अपने मन में बोला, मुझे खेद है, लेकिन मैं भी तैयार नहीं हूँ। तभी वांगजी बाथरूम से बाहर आया। विंग के होठों पर एक मुस्कान आ गई जब उसने वांगजी को देखा। विंग अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वांगजी की ओर चला और उसके सामने खड़ा हो गया, जबकि वांगजी ने अपनी विंग की कमर की चारों ओर लपेटी। विंग मुस्कुराया और नौकरानी के हाथ से जी का लवादा ले लिया और वांगजी को उसने पहनने में मदद की और उसे तैयार होने में मदद की। वांगजी विंग को गले लगा दिया। विंग उसके जबड़े पर क्रेंच करते हुए बोला, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए महाराज। वांगजी उसके माथे पर किस किया और वहां से जाते हुए बोला, आज रात पे मिलते हैं। विंग ने उसे बो किया। विंग बोला, आज रात? कुछ गंदी बातें सोचकर उसकी गाल शर्म से लाल हो गए। वांगजी पीछे मुड़ा और बोला, और मेरे लिए अतिरिक्त खाना पकाना मत भूलना। उसने विंग को आंख मारी और वहां से चला गया। विंग हंसा और मन में सोचा, अच्छा, क्या यह एक अधिक अच्छा नहीं होगा यदि हम एक ही प्लेट पर खाना साझा करें? वहीं मून पवेलियन में म्या अपनी मुट्ठियां मीचते हुए जैस्मिन पवेलियन से अपने जासूस की बातें सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आज क्या सुना। सम्राट ने दिन के उजाले में एक उपपत्नी के साथ संभोग किया। यह पूरी तरह से सोच के बाहर है। वह अपने उठ से बोली, क्या वह बहुत ज्यादा नहीं उड़ रहा है? उसने गहरी सांस ली और कहा,
क्या मुझे उसके सुंदर पंख नहीं काटने चाहिए? लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और काम निपटाना है। उसने कोल्ड टोन में अपने एक सर्वेंट को बुलाया। सर्वेंट आया। उसने बोला, हाँ मैडम। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने वही किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? नौकर ने डरती हुई मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैडम, काम हो गया है। मैं उसके चेहरे पर एक स्mirk आ गया। शाम के समय वांग जी अभी भी मैदान में तलवार चलाने का अभ्यास करके वापस आया था और सैनिकों के साथ कुछ लड़ाई भी कर रहा था। वांग जी ने अपना लवादा खोला और उसे अंदर रख लिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली और कहा, सम्राट बनना बहुत कठिन और थका हुआ है। वांग जी ने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा, लेकिन तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वांग जी बिस्तर पर बैठ गया और उसने उस व्यक्ति को अंदर आने के लिए कहा और फिर जियांग चिंग के चिंतित भाव से कमरे के अंदर आया और उसके पीछे एक डेजी पवेलियन का नौकर भी था। वांग जी ने कंफ्यूज होकर देखा। जियांग चिंग ने चिंतित टोन में ही कहा, किंग, राजकुमारी एशा को बहुत बुरी तरह से बुखार है। वांग जी ने चिंतित होकर पूछा, क्या? वो खड़ा हुआ और अपने ऊपरी कपड़े को लिया। वह उस नौकरानी ने कहा, प्रिंसेस को दोपहर से हल्का बुखार था, लेकिन शाम को यह गंभीर हो गया। वह रो रही हैं और आपसे मिलना चाहती हैं, इसलिए प्रिंस ने मुझे आपको खबर देने के लिए भेजा। वांग जी ने अपना लवादा पहना और जल्दी से वो बाहर भागा। चेंग उसके पीछे था। तभी वांग जी ने पूछा, क्या आपने फिजिशियन को बुलाया? उस नौकर ने वांग जी से कहा, जैसा कि आप जानते हैं, सभी शाही चिकित्सक कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पश्चिमी जंगल की ओर गए हैं और सहायक चिकित्सक बुरी तरह बीमार है। वांग जी गुस्से में चिल्लाया, तो क्या तुमने किसी फिजिशियन को नहीं बुलाया? वो नौकर डरे हुए बोला, नहीं नहीं। तो फिर वांग जी अपने घोड़े पर बैठते हुए बोला, चेंग, पहरेदार से कहो कि शहर से एक वैद्य को बुलाएं। वह डेजी पवेलियन की ओर सवारी करने लगा। वांग जी अपने बेटों के साथ भले ही कोई कभी भी रिश्ता ये लगाव ना रखता हो, लेकिन वह अपनी बेटियों के लिए बहुत पागल है। वह अपनी राजकुमारियों के लिए मार सकता है और मर सकता है। उसकी राजकुमारियां उसकी आंखों के लिए तारे हैं। वहीं जैस्मिन पवेलियन में कंफ्यूज हो बैठा था और छुयांग अपनी भौहें ऊपर उठाए उससे पूछ रहा था, क्या आप प्रिंसेस से मिलने के लिए सोच रहे हैं? विंग खड़ा हुआ और उससे बोला, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। उसने एंगजी की ओर देखा और कहा, एंगजी, मेरे कपड़े तैयार करो। विंग अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए मन में सोचा, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि यह वैसा ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। मैं बहुत डरा हुआ था। वहीं डेजी पवेलियन में वांग जी ने इचा के कमरे में प्रवेश किया और देखा कि सिजोई इचा का छोटा सा हाथ पकड़े उसके बगल में बैठा था। जब उसने वांग जी को देखा तो वो खड़ा हुआ और उसके सामने झुका। वांग जी उनकी ओर गया और इचा के बगल में बैठ गया। उसने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और उसने धीरे से बोला, राजकुमारी, देखो, पापा यहाँ है। उसने राजकुमारी के छोटे हाथ को सहलाते हुए सब कुछ कहा। इचा ने नींद में थोड़ी सी आवाज निकाली, अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वांग जी की आंखें नम हो गई। उसका पूरा शरीर बुखार में चल रहा था, जबकि उसके गाल इतने लाल थे जैसे कोई चकते हो गए हों। कमरे की हालत इतनी गर्म थी कि सभी नौकरानियां कमरे में प्रवेश करने वाली ठंडी हवा को रोकने के लिए सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे, जिससे इचा की हालत और खराब हो जाती। कम से कम उन्होंने तो यही सोचा। सिजोई ने नम्र होते हुए कहा, पिताजी, क्या यह ठीक हो जाएगी? सिजोई मन में बहुत डरा हुआ था। वांग जी ने कहा, सिजोई उसने नीचे देखते हुए ही कहा, यह सब मेरे कारण हुआ है। मैंने उसकी उचित देखभाल नहीं की। वांग जी ने कोल्ड टोन में कहा, अगर तुम्हें पता है यह तुम्हारी गलती है तो चुप रहो। सिजोई कुछ नहीं बोला। तभी वांग जी ने कोल्ड टोन में बोला, यहाँ कोई है, जाओ और चौथे राजकुमार को बुलाओ। तभी चौथे राजकुमार ने कमरे में प्रवेश किया और बोला, मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है फादर। सिजोई और वांग जी ने एक साथ उसकी ओर देखा। चौथा राजकुमार कक्ष के अंदर प्रवेश किया और वह उस सबके सामने झुका। वह मुस्कुराया और बिस्तर की ओर आते हुए बोला, ये तीसरे भाई हैं जिसने मुझे नहीं बुलाया, अन्यथा मैं और जल्दी आ जाता।
वहीं से जोई अपने मन में सोच रहा था कि मुझे फादर के सामने बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं वांग जी ने उसकी ओर देखा और अपनी बाहें उठा चिंग जो अपने मन में बोला, प्रिंस आपको उनका नाम लेना उचित नहीं था। तभी सुजोई ने कोल्ड टोन में कहा, चुप रहो जय, मैंने गार्ड भेजे थे लेकिन आप अपनी जगह पर नहीं थे। आप कुछ नौकरानियों के साथ अपने सेक्स पर ही व्यस्त थे। और उसने अपनी गम हुई। तभी जय ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप देखें कि आप क्या कह रहे हैं तीसरे भाई। वांग जी गुस्से में बोला, चुप रहो जय, आओ और अपनी बहन की जांच करो क्योंकि चिकित्सक अभी तक नहीं आए हैं। जय ने अपना सर हिलाया और उसने ईचा की ओर अपना चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। जय ने ईचा की जांच की। कंफ्यूज हो गया क्योंकि ईचा को सिर्फ बुखार है, लेकिन फिर उसकी हालत नहीं गंभीर क्यों है। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था और उसके नाखूनों के कोने नीले हो गए थे। ये कुछ बुदबुदाते हुए दर्द में रो रही है। वांग जी का दिल अपनी बेटी की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर दब रहा था, लेकिन फिर दरवाजा खुला और विंग अंदर आया। उसने उनके सामने झुका और उसने जे और सिजोई वो भौहें उठाई क्योंकि उन्होंने विंग को नहीं पहचाना था। विंग वांग जी की ओर चला और बोला, किंग। वांग जी विंग को देखते ही बोला, विंग। तभी जे बोला, तो आप है उपपत्नी विंग। लान जे ने मॉकिंग टोन में ही कहा, तो आप है मेरे पिता की हाल ही पसंदीदा बेड वार्मर, या मुझे कहना चाहिए सेक्स स्लेव। वांग जी ने कोल्ड टोन में कहा, लान जे। विंग मुस्कुराया और उसने कहा, कोई बात नहीं किंग, यदि मैडम प्रिंस को उचित रूप से शिक्षित नहीं कर सकी तो ये आपकी गलती नहीं है। आखिरकार हर कोई पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन मैं प्रिंस के भविष्य के बारे में वास्तव में चिंतित हूँ क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा। वह जे को क्रोधित नजरों से देख रहा था। विंग की इस बात और नजर से जियान जे ट्रिगर हो गया और उसने कहा, आपने अभी क्या कहा। वह बात भूल गया कि उसके पिता यहाँ मौजूद हैं। जे गुस्से में विंग की ओर चला और अपना हाथ विंग पर उठाने वाला था। जब उसने वांग जी की गुस्से भरी आवाज सुनी तो अपनी जगह पर ही रुक गया। वांग जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लान जे। जे ने गल्प किया और अपने मन में सोचा, मैंने गड़बड़ी कर दी। उसने कहा, किंग, और वह पीछे मुड़ा। वांग जी ने गुस्से में ही कहा, जाओ और सुबह तक जमीन पर घुटने टेको। जे ने अपने मन में सोचा, पिताजी को और अधिक क्रोधित करना अच्छा नहीं होगा। फिर उसने विंग की ओर देखा जो ठंडी निगाहों से उसे ही देख रहा था। वह झुका और जाते हुए अपने मन में सोचा, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह जरूर दिखाऊंगा। वहीं से जुई विंग की ओर देखते हुए मन में सोचा, तो हमारी नई माँ ये है। विंग खिड़कियों की ओर चला गया और उसने सभी खिड़कियां खोल दी और ठंडी हवा को कमरे में अंदर बहने दिया। वांग जी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। सिजोई भी उलझन में था। विंग ने नौकरानी से कप ठंडे पानी और एक ठंडे पानी का पूरा गिलास और कपड़े का एक टुकड़ा लाने को कहा। सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, हमने यह तरीका पहले ही आजमा लिया ना। सिजोई के मुंह से ना सुन के विंग को थोड़ा हार्ट अटैक सा फील हुआ। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे माँ मत कहो, मुझे बूढ़ी दादी जैसा महसूस हो रहा है। सिजोई को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि विंग एक कोल्ड व्यक्ति की तरह जो भी था वो एक रोते हुए बच्चे में बदल गया। विंग बिस्तर की ओर गया और वांग जी के पास बैठ गया और ईचा के ऊपर से कंबल की 2 परतें हटा दी। वांग जी ने कोल्ड टोन में कहा, विंग, उसे ठंड लग जाएगी। तभी विंग ने मुस्कुरा कर कहा, मुझ पर बिलीव करें विंग। विंग के चेहरे पर गर्म और तीव्र मुस्कान देखकर वांग जी भी किसी तरह थोड़ा शांत हुआ। वह विंग को देख रहा था जिसने ईशा को बैठाया जो दर्द में रो रही थी। उसने कहा, प्रिंसेस, और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकती है। उसने ईचा को तकिए के सहारे बैठाया। जैसे ही नौकरानी पानी और कपड़े का टुकड़ा लेकर आई, विंग ने ईचा के पोशाक को थोड़ा सा खोला और उसके
शरीर को गीले कपड़े से पोंछना शुरू कर दिया। इचा पानी के स्पर्श से कांप उठी और सिजोई कुछ कहने वाला था, लेकिन वांगजी ने उसे रोका, क्योंकि विंग वही काम कर रहा था जो सम्राट की माँ करती थी जब वह बीमार होता था। और विंग ने इचा के पूरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछा। उसने नौकरानी की ओर देखा और कहा, मुझे राजकुमारी के कपड़े का एक नया सेट ला कर दो। नौकरानियां विंग को इचा के कपड़े देती है और विंग ने इचा के कपड़े खोले, जबकि सिजोई और वांगजी दोनों दूर देखने लगे। लेकिन विंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने इचा के शरीर पर लाल निशान देखे। उसने इचा के हाथ और पैर की पूरी तरह से जांच की, तो उसके शरीर पर नीले निशान भी दिखाई दे रहे थे। विंग ने इचा के शरीर को उसके ऊपरी रोब से बस ढक दिया और उसने चिंतित टोन में कहा, किंग। वांगजी ने उसकी ओर देखा और कहा, तभी विंग ने चिंतित होकर ही कहा, मुझे लगता है प्रिंसेस को पॉइजन दिया गया है। वांगजी ने चिल्लाकर कहा, क्या? सिजोई भी चिंतित और बेचैन हो गया। उसने कहा, आप ये क्यों कह रहे हो? विंग ने अपनी आंखें बंद की और वह मनी मनी सोचने लगा, वह इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे भूल सकता है? इचा को उसकी माँ के चले जाने के बाद जहर दिया गया था। किताब में याहू को मंदिर भेजा गया था, लेकिन समय अलग था। उसके बाद इचा बुरी तरह बीमार हो गई और उस कुछ दिनों के भीतर उसकी डेथ हो गई। अपनी बेटी की मौत के बाद वांगजी बहुत टूट गया। उसने सिजोई को अपने मतलबी शब्दों से बहुत चोट पहुंचाई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अपनी माँ और बहन को खोने के बाद उस छोटे लड़के पर क्या गुजर रही होगी। वांगजी अपनी चेतना में ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन उसे किसी ने हेर फेर किया था और वह थी मैडम म्या। उसने इचा को मार डाला, यह सोचकर कि वह किंग को सांत्वना देने के लिए यहाँ आएगी और उनकी पसंद अर्जित करेगी, और वह निश्चित रूप से हुआ। वांगजी इस घटना के बाद म्या से बहुत जुड़ा हुआ था। सभी के द्वारा अनदेखा और त्याग दिए जाने के बाद सिजोई ने साम्राज्य के खजाने की रक्षा करने और शाही सदस्यों की रक्षा के नाम से अपना संगठन शुरू किया, और जब उसे मौका मिला उसने किसी भी तरह हर किसी को मारने से संकोच नहीं किया। उसने उसी जहर से मारा जिस जहर से उसकी बहन को मार दिया गया था। वांगजी गुस्से में चिल्लाया, कोई जाके चिकित्सक को लेकर आओ। विंग ने वांगजी की ओर देखा और उसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया। वांगजी उसकी ओर देखा और अपने आंसुओं को बहने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वही सिजोई पूरे वक्त नीचे देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने सिजोई की ओर देखा और कहा, प्रिंस प्लीज जाइए और चौथे राजकुमार को लाकर लाइए। सिजोई ने सिर हिलाया और चला गया। इन सबके साथ सिजोई ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसने अपने पिता से अनुमति नहीं ली और वह बाहर निकल गया, और शायद यही एक अलग रिश्ते की शुरुआत है। वांगजी ने टूटी आवाज में कहा, विंग। विंग ने तुरंत वांगजी को अपने गले से लगा लिया। विंग का दिल अब धड़क उठा जब उसने महसूस किया कि उसका गंधा सम्राट के गर्म आंसुओं से भीग रहा है। पुस्तक में उल्लेख किया गया था कि सम्राट अपनी दोनों राजकुमारियों को अपने जीवन से अधिक प्यार करता था, और विंग ने वांगजी की यह हालत देखकर भी इस पर विश्वास किया। वांगजी विंग के गले पे फुसफुसाया, मैं उसे नहीं खो सकता। विंग ने उसे वार्म टोन में कहा, सब ठीक हो जाएगा, प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होगा। फिर अपने आप में सोचा, भगवान का शुक्र है कि मुझे उस एंटीडोट के बारे में पता है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।